हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आप लोग को ज्ञात ही होगा, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके हैं। तो हम लोग आधुनिक काल में भारतेंद्र युग के देख चुके हैं। द्विवेदी युग में एक वीडियो हो चुका है, आज दूसरा वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपने प्रश्नोत्तरी पे बढ़ चलते हैं। तो बने रहिए साथ में, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, अयोध्या सिंह हरिऔध जिनका उपनाम है, इनका जो ग्रंथ है प्रिय प्रवास, यह किस भाषा में लिखा गया है? क्या यह खड़ी बोली में लिखा गया है, या मागधी में लिखा गया है, या फिर अवधी में लिखा गया है, या फिर संस्कृत में लिखा गया है? कौन? प्रिय प्रवास। इसका रचना काल कब है? 1914 ईस्वी में इसका रचना काल है। और यह है क्या? यह प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य कहा किसको जाता है? प्रबंध काव्य उसको कहा जाता है जिसमें एक कथा या कहानी क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है तथा कुछ छोटी छोटी कहानियाँ बीच बीच में आकर उसमें जुड़ जाती हैं, यानी सहायक हो जाती हैं। उसी को प्रबंध काव्य कहा जाता है। जैसे कि रामायण हो गया, देखते हैं ना बीच बीच में किष्किंधा कांड या लव कुश कांड, इसमें एडिशनल फैक्ट आकर जुड़ जाते हैं और कितना रोचक बन जाती है कहानी, इसलिए उसको प्रबंध काव्य कहते हैं। हरिऔध जी की और कौन कौन सा प्रबंध काव्य है? एक इनका और है जिसको पारिजात कहते हैं। पारिजात एक इनका प्रबंध काव्य है। एक है वैदेही। वैदेही का मतलब सीता होता है, और सीता वनवास। कौन है? वैदेही वनवास है। यह रचना कब है? यह 1937 ईस्वी में रचित है। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 15 सर्ग हैं। और जो वैदेही वनवास है यह 1940 ईस्वी में रचित है। इसमें 18 सर्ग हैं, याद रखिएगा। वैदेही वनवास में आप लोग जानते हैं राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है, और पारिजात में आध्यात्मिक तथा धार्मिक विषयों का वर्णन किया जाता है। और प्रिय प्रवास में किनका वर्णन होता है? कृष्ण के बचपन से लेकर उनके मथुरा जाने तक का वर्णन होता है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खड़ी बोली में। किसमें है? खड़ी बोली में। आधुनिक काल की भाषा एक खड़ी बोली है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको आधुनिक युग का सूरदास किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। आधुनिक युग का सूरदास, युग का सूरदास किसने कहा? बताइए आप लोग। इनको आधुनिक युग का सूरदास किसने कहा? इनको कहें गणपति चंद्र गुप्त जी ने। कौन कहे हैं? गणपति चंद्र गुप्त जी ने इनको कहे हैं। जो इनकी प्रिय प्रवास या कृति है, इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। किसको? प्रिय प्रवास को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसको प्रथम महाकाव्य माना जाता है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने कौन कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किए? ब्रज भाषा में कौन कौन सा अनुवाद किए? ऑप्शन ए है उज्जड़ ग्राम किए, या ऑप्शन बी है जासूस किए, या ऑप्शन सी है ऋतु संहार किए, या ऑप्शन डी है रस कलश किए? कौन? श्रीधर पाठक जी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन किए ब्रज भाषा में? उज्जड़ ग्राम किए। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और कौन कौन अनुवाद किए इन्होंने? और इन देख लेते हैं यह किनकी रचना का अनुवाद है। यह एक रचनाकार हुआ करते थे, गोल्ड स्मिथ। कौन थे? गोल्ड स्मिथ। इनकी रचनाओं को इन्होंने अनुवाद किए। इनकी रचना एक थी डेजर्टेड विलेज। डेजर्टेड विलेज, विलेज मतलब गांव, और डेजर्टेड मतलब रेगिस्तान, अर्थात रेगिस्तान का गांव। इस रचना को किस नाम से अनुवाद किए? पाठक जी, श्रीधर पाठक जी उज्जड़ ग्राम नाम से की। और इनकी एक रचना थी गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ की एक रचना थी, इनकी एक रचना थी हर्मिट। कौन सी रचना थी? हर्मिट नाम की एक रचना थी। और यह रचना कब थी? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में श्रीधर पाठक ने किस नाम से इसको अनुवाद किए? एकांतवासी योगी नाम से। किस नाम से? एकांतवासी योगी। हर्मिट मतलब होता है साधु, और यहाँ पे हो गया योगी। एकांतवासी योगी नाम से किए। कौन किए? श्रीधर पाठक जी किए, याद रखिएगा। और गोल्ड स्मिथ की एक और रचना थी। इनकी एक और रचना कौन थी?
यहाँ गोल्ड स्मिथ की एक और रचना थी, उसका नाम है ट्रेवलर। कौन सी थी? ट्रेवलर। इसकी रचना खड़ी बोली में किस नाम से की है? श्रीधर पाठक जी, श्रांत पथिक नाम से। किस नाम से? श्रांत पथिक नाम से, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। ट्रेवलर देख रहे हैं, ट्रेवलर मतलब यात्रा होता है, ट्रेवल करना, यात्रा करना। पथिक लोग करते हैं यात्रा। ऐसे ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसको लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। और जो हर्मिट इनकी रचना है, इसको किस नाम से किए हैं? हर्मिट मतलब होता है, यह इंग्लिश का शब्द है हर्मिट, इसका मतलब साधु हिंदी में होता है, तो साधु का योगी हो जाएगा। और यहाँ पे डेजर्टेड हो जाएगा। डेजर्टेड मतलब होता है रेगिस्तानी, और इससे हो जाएगा उज्जड़ ग्राम। बिल्कुल ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं इनके तीनों रचनाओं को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र का अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? क्या अर्जन नाम से किए, या द्वापर नाम से किए, या यशोधरा नाम से किए, या फिर झंकार नाम से किए? इसका सही जवाब हो जाएगा यशोधरा नाम से किए। कौन किए हैं? गुप्त जी। गुप्त जी को क्या कहा जाता है? इनको बताइए आप लोग। गुप्त जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। कौन कहे हैं? इनकी भारत भारती रचना पे इनको महात्मा गांधी जी ने कहे हैं। यशोधरा की रचना इन्होंने कब की है? वो यह 1932 ईस्वी में की है। गौतम बुद्ध की उनके ऊपर यह क्या है? गीति नाट्य शैली पर आधारित है। जब महात्मा बुद्ध के संन्यास के बाद यशोधरा के चरित्र चित्रण किया गया इस रचना में। इसमें यशोधरा जी कहती हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। गुप्त जी ने साकेत की भी रचना किए हैं। किसकी रचना? साकेत की रचना कब किए हैं? 1931 ईस्वी में किए हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह रचना है। इस रचना पर इन्हें मांगला पारितोषिक सम्मान भी दिया गया है। कौन सा? मंगला पारितोषिक सम्मान भी दिया गया है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को इन्होंने अपना गुरु बनाए। इनके गुरु कौन है? अगर आ जाए प्रश्न में तो इनके गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस युग के प्रवर्तक, इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा। इनकी रचनाएं और कौन कौन सी हैं? इनकी और रचनाएं हैं भारत भारती, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है भारत भारती। और कौन इनकी रचना है? एक है झंकार, और एक रचना है द्वापर। इनकी एक रचना है जयद्रथ वध, और इनकी एक रचना है रंग में भंग। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। रंग में भंग इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? क्या मुक्तिबोध की है, या पंत जी की है, या श्रीधर पाठक जी की है, या फिर सेनापति जी की है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक की है। किनकी रचना है मनोविनोद भाग 1, 2, 3? श्रीधर पाठक की है। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कहे जाते हैं। कौन? ये हिंदी के खड़ी बोली के, किस बोली के? खड़ी बोली के स्वच्छंदतावादी, यानी कि यह खड़ी बोली हिंदी के क्या है? प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। क्या है? यहाँ पे प्रथम हम भूल गए। प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं, या कवि हैं, याद रखिएगा। बाकी मनोविनोद का रचना काल कब है? यह 1882 ईस्वी में रचित है। और इसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। यहाँ पे खड़ी बोली दिया, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। दोनों में रचना किए हैं, इसीलिए इनको स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। अपने कर्म से जो बात निकलती है उसकी रचना किए हैं, इसलिए स्वच्छंदतावादी हैं। अगला प्रश्न है,
हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? यह बीपीएससी टीआरई 3.0 में आया हुआ प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में यह प्रश्न आया हुआ है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टीआरई 3.0 में आया हुआ है, याद रखिएगा। इसके रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, या फिर ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किनका है? श्याम नारायण पांडे का है। इनका एक और रचना है, कौन है वह? जौहर। जौहर और हल्दी घाटी दोनों क्या है? महाकाव्य हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। और माखनलाल चतुर्वेदी को तो आप लोग जानते हैं, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा नाम से जाना जाता है। किनको? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा नाम से जाना जाता है, यानी कि उनका उपनाम है, एक भारतीय आत्मा इनका क्या है? उपनाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? कौन? शुक्ल के अनुसार पूछा है कि प्रिय प्रवास की ये कौन सी बातों का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। पहला ऑप्शन है, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती या दिखाई पड़ी। बिल्कुल यह बात कहे हैं, शुक्ल जी कहे हैं प्रिय प्रवास के बारे में। दूसरा ऑप्शन है, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त है, यह बात नहीं बोले हैं। तो यही क्या है? सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। ऑप्शन सी क्या है कि यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन है, हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। यह बात बोले हिंदी के बारे में शुक्ल जी। तो कौन बात नहीं बोले हैं कि इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त है, यह बात नहीं बोले हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास रचना किनकी है? यह हरिऔध जी की रचना है, याद रखिएगा। अयोध्या सिंह प्रसाद हरिऔध जी की, हरिऔध जी की रचना है। और इनको कहा क्या जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसको प्रिय प्रवास को कहा जाता है, याद रखिएगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, पदम प्रसून, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, मर्म स्पर्श। यह सब किनकी रचनाएं हैं? यह सब हरिऔध जी की रचनाएं हैं। हम लोग देख लेते हैं अगले पेज पे इनकी रचनाओं के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हरिऔध जी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हरिऔध की रचनाओं को। किनकी रचनाओं को देख ले रहे हैं? हरिऔध जी की। सारी रचनाओं को सन सही देख ले रहे हैं, क्योंकि हर बार प्रश्न एग्जाम हॉल में इनकी रचनाओं को सन सहित आता है। जैसे पहली इनकी रचना है रसिक रहस्य। कौन सी रचना है? एक रचना है रसिक रहस्य नाम से। यह कब रचना रचे हैं? इसका रचना काल 1899 है। अगली इनकी रचना है प्रेम प्रपंच। कौन सी है? प्रेम प्रपंच है, याद रखिएगा। यह रचना कब रचे? यह रचना 1900 ईस्वी में रचे। क्रमशः हम लोग देख ले रहे हैं। एक रचना इनकी है चोखे चौपदे। कौन सी रचना है? चोखे चौपदे नाम की एक रचना है। इसका रचना काल कब है? 1932 ईस्वी है। एक और रचना है चुभते चौपदे। कौन से है? चुभते चौपदे। इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल है 1924 ईस्वी है। अगली इनकी एक रचना है प्रिय प्रवास। कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास। आप लोग देख ही रहे हैं, सबसे फेमस रचना इनकी प्रिय प्रवास है। इसको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसका रचना काल है 1914 ईस्वी। इनकी एक अगली रचना है जिसका नाम है पदम प्रसून। कौन सी रचना है? पदम प्रसून नाम से रचना है। और इसका रचना काल कब है? 1900 कब है? हाँ 23, 24, 25 है। 1925 ईस्वी में इसका रचना काल है। इसके बाद एक रचना है रस कलश। कौन सी रचना है? रस कलश नाम से एक रचना है। इसका रचना काल कब है? 1931 ईस्वी। और इनकी एक दो रचना और है। एक रचना है फूल पत्ते। कौन है? फूल पत्ते। इसका रचना काल कब है? 1935 ईस्वी, याद रखिएगा। एक है कल्पलता और लास्ट है मर्म स्पर्श। कल्पलता। कल्पलता इनकी कब है? यह रचना इनकी है 1937 ईस्वी में। और लास्ट है मर्म स्पर्श। मर्म स्पर्श नाम से लास्ट रचना है और इसका रचना काल है 1956 ईस्वी। इत्यादि रचनाएं किनकी हैं? हरिऔध जी की हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
चलिए हम लोग प्रश्न पे बढ़ चलते हैं अपने अगला प्रश्न है, भालो में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। प्रज्ञा प्रवाह नाम की कृति से यह उद्धृत पंक्तियां हैं। यह पंक्तियां किस कवि की हैं यही पूछा गया है। प्रज्ञा प्रवाह के रचनाकार कौन है ऐसा भी आप कह सकते हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या ऑप्शन सी है कन्हैया लाल सेठिया जी हैं, या ऑप्शन डी श्याम नारायण पांडे जी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और भी हम लोग देख लेते हैं दिनकर जी की पंक्तियां कौन सी हैं। दिनकर जी की पंक्तियां हैं कि स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, अम्मा की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर जी की प्यारी सी पंक्तियां हैं। और हम लोग गुप्त जी की पंक्तियों को देख लेते हैं अपने राष्ट्र कवि के। इनकी पंक्तियां कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? क्या भारतेंदु जी हैं, या प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन है? गुप्त जी हैं, हमारे राष्ट्र कवि। इसी भारत भारती का रचना जब किए, इसी पर महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि नाम से उपाधि दिए। किस कवि से? राष्ट्र कवि नाम से। कौन दिए इनको राष्ट्र कवि? किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। बहुत प्रश्न आता है, गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि उपाधि दी है। किनको? गुप्त जी को दिए, याद रखिएगा। और ये रचना रचित, इसका प्रेरणा कौन सी पुस्तक से है? जो मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी के द्वारा जो रचित है भारत दर्पण, उसी पुस्तक से प्रेरणा लेकर इन्होंने इस पुस्तक भारत भारती की रचना की, जिसपे महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि कहा। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थीं? क्या खड़ी बोली में लिखी जाती थीं, या ब्रज भाषा में लिखी जाती थीं, या अवधी में, या फिर ब्रज और अवधी दोनों में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसमें? खड़ी बोली में। आधुनिक काल की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। इसका सबसे ज़्यादा प्रचार कौन किए? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? प्रिय प्रवास पुस्तक में है क्या? क्या उसमें राम के वनवास के बारे में बताया गया है, या फिर बुद्ध का उसमें गृह त्याग है, या फिर कृष्ण का मथुरा जाना है, या फिर सीता का करुणपूर्ण चित्रण किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण का मथुरा जाना। इसमें क्या है? इसके बारे में बताया गया है। प्रिय प्रवास की रचना कब हुई? 1914 ईस्वी में इसकी रचना हुई। रचनाकार या कर्ता कौन है? हरिऔध जी हैं। कौन है? हरिऔध जी। और इसी रचना पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला पारितोषिक सम्मान मिला। मंगला पारितोषिक मिला। और यह कितने सर्गों में है? यह है 17 सर्गों में। कितने सर्गों में है? 17 सर्गों में है, याद रखिएगा। ये हमारा इसमें प्रश्न पूछा गया, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? कितने हैं? 17 सर्ग हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन है? जस्ट वही वाला प्रश्न आ गया। ऑप्शन ए भिखारी दास जी हैं, या ऑप्शन बी है भूषण जी हैं, या ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या ऑप्शन डी है केशव दास जी हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त जी हैं। कौन है? गुप्त जी हैं, याद रखिएगा। यह रचना कब रची गई? भारत भारती यह 1912 में रची गई। और इसमें यह कितने भागों में है? यह 3 भागों में है। पहला है अतीत खंड नाम से, जिसमें भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। दूसरा है वर्तमान खंड के बारे में, वर्तमान खंड के बारे में, जिसमें भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है। और तीसरा इसका खंड है भविष्यत का, भविष्यत खंड। कौन सा है? भविष्यत खंड है, जिसमें आने वाले समय को बताया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? ठेठ हिंदी का ठाठ है,
या फिर अधखिला फूल है, या फिर चोखे चौपदे हैं, या फिर रस कलश है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रस कलश, जो 1931 ईस्वी में लिखा गया। 1931 ईस्वी में लिखा गया है किनके द्वारा? हरिऔध जी के द्वारा। किनके द्वारा? हरिऔध जी के द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। और भी इनके द्वारा लिखा गया ठेठ हिंदी का ठाठ भी, अधखिला फूल भी, चोखे चौपदे भी, यह सब रचनाएं किनका है? इन्हीं का है। जो ठेठ हिंदी का ठाठ है यह क्या है? यह उपन्यास इनकी कृति है। क्या है? उपन्यास है। और अधखिला फूल भी क्या है? यह भी उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, याद रखिएगा। और जो रस कलश है इसका भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? यहाँ पे गुप्त के बारे में पूछा गया है, कृष्ण काव्य कौन सा है? क्या द्वापर है, या फिर सिद्धराज है, या नहुस है, या चंद्रहास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वापर है। कौन सा है? द्वापर है। द्वापर कब रचना इन्होंने रचे? 1936 ईस्वी में रचे। याद रखिएगा। कितने खंडों में है? तो 16 खंडों में। कितने खंडों में है? 16 खंडों में है, याद रखिएगा। गुप्त जी को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आधुनिक युग के तुलसी कौन कहे जाते हैं, या फिर किसने इनको कहा है आधुनिक युग के तुलसी? युग के तुलसी। और बताइए आधुनिक युग के सूरदास किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में दोनों लोग का नाम बताइए। गुप्त जी को राष्ट्र कवि किसने कहा है, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जस्ट मैं यह सब सवाल का जवाब दे चुका है, आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तब तक अगले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, और इनकी रचनाओं के बारे में तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णु प्रिया, पंचवटी। और भारत भारती लिखने पर ही महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। और साकेत जो इन्होंने 1931 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे, तब इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। और सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास, यह सब गुप्त जी के क्या हैं? रचनाएं हैं। लेकिन कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर है। गाना है ना, अरे द्वारपालो, है ना वो गाना, उसी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। कन्हैया से कह दो तुम्हारे द्वार पे सुदामा आ चुके। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? बताइए, महाकाव्य वो कृति है। क्या प्रिय प्रभा से है, या उर्वशी से है, या साकेत से है, या कामायनी से है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास से। किससे है? प्रिय प्रवास से है। यह किसके द्वारा रचित है? यह हरिऔध के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? हरिऔध के द्वारा रचित है। इनको क्या कहा जाता है? हरिऔध जी को इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि सम्राट, याद रखिएगा। हरिऔध जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। बाकी उर्वशी कब रचित है? यह 1961 ईस्वी में रचित किनके द्वारा है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किनके द्वारा? दिनकर की कृति है। कामायनी तो आप लोग जानते हैं 1935 में रचित है। किनके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किनके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। बाकी साकेत आप लोग जानते हैं गुप्त जी की कृति है। किनकी है? गुप्त जी की। और कब रचित है? यह रचित है 1931 ईस्वी में। कब रचित है? 1931 में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? जस्ट वहीं वाला प्रश्न आ गया। क्या झरना से है, या फिर प्रिय प्रवास से है, या फिर करुणालय से है, या फिर युगांत से है? तो इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं, प्रिय प्रवास से है। किससे है? प्रिय प्रवास से है। जो कब रचित है? हरिऔध द्वारा यह रचित है। फिर मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, हरिऔध द्वारा रचित। कब रचना इसका काल है? 1914 ईस्वी इसका रचना काल है। और इसी कृति पे इनको क्या मिला? मंगला पारितोषिक मिला। मंगला पारितोषिक सम्मान भी मिला इसी रचना प्रिय प्रवास पे, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। बाकी युगांत किसकी रचना है? यह सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, याद रखिएगा। और प्रिय प्रवास को क्या कहा जाता है? यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? खड़ी बोली। बार बार मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। खड़ी बोली
हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। इनका करुणालय किन की है, जानते हैं आप लोग, जयशंकर प्रसाद की है। आंसू झरना लहर किन की रचना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, बताइए। हरिऔध के द्वारा, या फिर सियाराम शरण गुप्त के द्वारा, या फिर मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, या फिर श्रीधर पाठक के द्वारा। मैं बताया हूँ वैदेही वनवास, पारिजात, यह सब किनकी प्रबंध काव्य हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हरिऔध की हैं। किनकी हैं, हरिऔध की हैं, याद रखिएगा। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, इनकी एक दो और रचनाएं जो हैं प्रबंध काव्य में। कौन, पारिजात हो गया, तो कौन बचा, प्रिय प्रवास बचा, प्रिय प्रवास। और इनकी एक रचना कौन बची जो 1914 में रचित थे, कब है, 1914 वाली, जिसपे इनको मंगला पारितोषिक भी मिला। और एक और इनकी रचना है वैदेही वनवास। कौन सी एक रचना और प्रबंध काव्य है, वैदेही वनवास। वनवास क्या है, प्रबंध काव्य है। कब यह रचित है, 1940 ईस्वी में, याद रखिएगा। और प्रबंध काव्य तो मैं बताया हूँ कि इनको कहा जाता है कि एक कथा जो कहानी जो शुरू से अंत तक चलती है, बीच बीच में छोटी छोटी कहानियाँ आकर जुड़ जाती हैं, उसका स्वरूप में और ज़्यादा परिवर्तन करके अच्छा रोचक बना देती हैं, उसको प्रबंध काव्य कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं हरिऔध जी को गणपति चंद्रगुप्त जी क्या कहे हैं, गणपति चंद्रगुप्त जी कहे हैं कि यह क्या हैं, यह आधुनिक काल के सूरदास हैं। गणपति चंद्रगुप्त जी इनको क्या कहे हैं कि ये आधुनिक युग के, आधुनिक काल के या युग के सूरदास हैं। कौन है, सूरदास हैं, याद रखिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। अगला प्रश्न है, कुणाल गीत के रचयिता कौन है, क्या माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या फिर मुक्तिबोध जी हैं, या फिर दिनकर जी हैं। कुणाल गीत है क्या, यह एक खंड काव्य है। क्या है, खंड काव्य। जो महाकाव्य होता है उसी का एक भाग को लेकर प्रस्तुतिकरण करना है या फिर रचनाएं करना खंड काव्य कहलाता है, किसी एक खंड को लेकर। तो खंड काव्य क्या है, ये कुणाल गीत खंड काव्य है, किनका है, गुप्त जी का है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। और भी इनका खंड काव्य बहुत सारा है गुप्त जी का, जैसे कि एक तो जयद्रथ वध है, एक है भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, जय भारत, शकुंतला, विष्णु प्रिया। इनके क्या हैं, इनकी ये सब खंड काव्य रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण हुआ है, बताइए। इसमें लक्ष्मण की पत्नी कौन है, उर्मिला है, इनके बारे में सुंदर चित्रण किस रचना में है। क्या भारत भारती में है, या फिर द्वापर में है, या पंचवटी में है, या फिर साकेत में है। तो आप लोग जानते हैं साकेत का मतलब ही होता है अयोध्या। साकेत का मतलब क्या होता है, अयोध्या होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अयोध्या के राजा लक्ष्मण जो थे, जो राम थे, भरत थे, तो उसमें से लक्ष्मण की पत्नी के बारे, उर्मिला के बारे में सुंदर चित्रण किया गया है, किसमें, साकेत में। यह रचना कब रचित है, गुप्त के द्वारा। यह रचना रचित है 1931 ईस्वी में। किनके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा में। और मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है, याद रखिएगा। शुद्ध रूप व्याकरण यही है, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन है। मैं जस्ट बताया हूँ इसी वीडियो में, पीछे प्रश्न में बताया हूँ। क्या पंडित रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके क्या हैं, साहित्यिक गुरु माने जाते हैं। साकेत महाकाव्य की रचना 1931 ईस्वी में इन्होंने की है। और गुप्त जी को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, जिसके प्रकाशक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक लेख की कवियों की उर्मिला नाम की विषयक उदासीनता से मिलती थी। याद रखिएगा इनकी प्रेरणा किससे मिली, तो सीधी सी बात याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका में इनका निकाला गया 1908 ईस्वी में, एक प्रकाशित पत्रिका से हुई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम क्या है। यहाँ पे गुप्त की रचनाओं का सही क्रम पूछ दिया है, तो बताइए गुप्त जी की रचनाओं का क्रम क्या है। रंग में भंग, यह कब रचे इन्होंने, रंग में भंग यह रचे 1909 ईस्वी में।
कब रचे? 1909 ईस्वी में। भारत भारती कब रचे? यह रचे 1912 ईस्वी में। पंचवटी कब रचे? बताइए। पंचवटी रचे 1925 ईस्वी में। और साकेत की रचना कब की? साकेत की रचना आप लोग जानते हैं 1931 ईस्वी में। इस तरह से देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्रम से ही है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट ही हो जाएगा। आइए इनकी सारी रचनाओं को, गुप्त जी की जितनी भी रचनाएं, उन सारी रचनाओं के बारे में हम लोग क्रमशः देख लेते हैं। जितनी भी इनकी रचनाएं हैं उसको क्रमशः देख लेते हैं। जैसे इनकी रचना है रंग में भंग। एक रचना कौन है? रंग में भंग 1909 में रचना आप लोग देख ही रहे हैं। एक रचना इनकी कौन बच गई? जयद्रथ वध। जयद्रथ वध यह कब रचित है? यह रचित है 1910 ईस्वी में। और आप लोग भारत भारती को देख ही रहे हैं 1912। इसके बाद है किसान। इसके बाद कौन सी रचना है? किसान नाम से रचना रचे, जिसका रचना काल है 1917 ईस्वी। कब है? 1917 ईस्वी। इसके जस्ट बाद वाली रचना आप लोग देख ही रहे हैं 1925 में पंचवटी रचे। इसके बाद साकेत रचे आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद की रचना है यशोधरा। कौन रचना रचे? यशोधरा रचे। कब रचे? यह 1932 ईस्वी में रचे। अगली इनकी रचना कौन सी है? द्वापर है। द्वापर इनकी यह रचना कब रचे? 1936 ईस्वी में रचित है यह। इसके बाद की रचना 1952 में रचे थे जय भारत। कौन सा रचना? जय भारत नाम से। कब? 1956 में। इसके बाद की रचना 1957 में रचे थे विष्णु प्रिया। किसकी प्रिया? विष्णु प्रिया। कब रचे थे? 1957 ईस्वी में। याद रखिएगा। इसके बाद एक और रचना नहीं बस इतना ही रचना 57 तक ही रचे थे। याद रखिएगा। ये सारी रचनाएं किनकी हैं? ये सारी रचनाएं गुप्त जी की हैं। राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। भारत भारती जब रचे थे 1912 वाले, इसी पर महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा था कि आप राष्ट्र कवि हैं। कौन से कवि हैं? राष्ट्र कवि हैं। कौन कहे थे? गांधी जी। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा ये प्रैक्टिस सेशन? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अपने साथियों के पास शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें और परिवार भी हमारा बड़ा होने में आप लोग सहयोग प्रदान करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।